नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर टिहरी से है, जहां नागराज मंदिर पुनर्स्थापना जागरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में शासन के उच्च अधिकारियों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन और पुनर्वास से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री से सभी जिलाधिकारियों से जनपदों में अतिवृष्टि यानी अधिक वर्षा होने से हुए नुकसान, राहत और बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को बरुड़ावत भूस्खलन क्षेत्र के तकनीकी अध्ययन के लिए ITI रुड़की और THDC से सहयोग के निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में पूर्व में हुए अध्ययनों का भी संज्ञान लिया जाए, ताकि लैंडस्लाइड जोन के उपचार की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आपदा पीड़ितों की सहायता और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए धनराशि की कमी नहीं होनी चाहिए। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सत्तासीन राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी ED, IT और CBI का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। जो लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर हैं, उन पर केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दिनों देहरादून स्थित ED कार्यालय के घेराव में हरक सिंह ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और अब एक बार फिर हरीश सिंह रावत को ED का समन जारी हुआ है। इससे पहले भी उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान समन जारी हुआ था। बार फिर से ED का समन हरीश सिंह रावत जी को मिला है। पहले मिला था लोकसभा के चुनावों के टिकट वितरण से पहले, ताकि वो चुनाव लड़ सके, और जैसे ही टिकटों का वितरण हुआ उसके तुरंत बाद कोई भी कार्रवाई रोक दी गई। अब फिर से एक बार समन जारी हुआ है, क्योंकि 22 तारीख को जो एक सफल कार्यक्रम पूरे देश में हुआ, उत्तराखंड के ED कार्यालय के घेराव में हरक सिंह रावत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और उसी को देखते हुए उसके 2-3 दिन के अंदर नोटिस फिर से हरक सिंह को आया। ये बहानगी है इस बात की, ये सबूत है इस बात का कि देश में किस तरीके से विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, और जो लोग सरकार के खिलाफ मुखर हैं उनके खिलाफ ED और CBI का भेजा इस्तेमाल सरकार कर रही है। तो अगली खबर मसूरी से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के निकट पुश्ता ढहने और क्षतिग्रस्त लंडौर बाजार का बरसात के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को फौरन काम पूरे करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि यहां पर निर्माण सामग्री लाने में परेशानी हो रही थी, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया। ये मुख्य मार्ग है, और जो मैंने इसकी स्थिति दी है इसका, क्योंकि 65 फीट नीचे से इसको ऊपर लेकर आ रहे हैं और कुछ यहाँ पर मटेरियल लाने की भी दिक्कत है। मैंने अभी SDM को प्रदर्शित किया कि मटेरियल लाने में भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आज 1 महीने से अधिक हो गया है। जिस गति से काम होना चाहिए था, काम नहीं हो पा रहा है। जब मैंने अधिकारी से टेक्निकल दिक्कत बताई तो उसको मैंने निश्चित किया। इसी प्रकार एक प्राइवेट पट्टी का उसका मैचिंग लोड के बाद एक उसका गिरने से वहाँ पर जो बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उसको भी क्षति हुई है और भी नुकसान हुआ है। और क्योंकि पूर्व में भी उस व्यक्ति के द्वारा जब वहाँ पर पेड़ गिरा था, बड़ी टैक्सी वालों का नुकसान वहाँ पर हुआ था, उसकी क्षतिपूर्ति हमने उससे करवाई थी। आज मैंने साहब को निश्चित किया है कि क्षति का आकलन करके उस व्यक्ति से की पुष्टि कराई जाए। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी नए सदस्यों को बनाने के लिए इन दिनों सदस्यता महाअभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके तहत अभी तक सभी स्तर पर कार्यशालाएं हो रही हैं। 3 सितंबर को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ दिलाकर इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत प्रदेश में 30 लाख नए सदस्य बनाए जाएंगे।
पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में संगठन पर्व के रूप में सदस्यता महाअभियान का कार्यक्रम चल रहा है और इसी के तहत हमारे उत्तराखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन पर्व को बूथ स्तर तक इसको पहुंचाने की कार्य योजना बनाई है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सदस्यता महाअभियान के तहत अब तक हमारी प्रदेश की जो पदाधिकारियों की और सांसद विधायकगणों की जो कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी हैं। इसके साथ ही हमारे संयुक्त मोर्चे जो 7 मोर्चे भारतीय जनता पार्टी के हैं उन मोर्चों की कार्यशाला भी संपन्न हो चुकी है। जिला मुख्यालयों पर जिले की कार्यशालाएं, मंडलों जो हमारे पूरे प्रदेश में 270 मंडल हैं उन सभी मंडलों में हमारी सदस्यता की कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 3 सितंबर को आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को सदस्यता ग्रहण करा करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले। तो वहीं उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त सुशील कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अभी इस पद को ग्रहण किया है, अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं। राज्य में निकाय चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग तो तैयार है, न्यायालय की तरफ से अब आदेश आएगा तब चुनाव करा लिए जाएंगे। आज मैंने आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग का प्रभार कल ग्रहण किया था और आज पहला दिवस है जो विधिवत कार्य के लिए है। तो आज अभी तो परिचय हुआ है सभी अधिकारियों से, कर्मचारियों से, आयोग की जो संरचना है उसके अनुसार सभी लोगों से विचार विमर्श किया है और प्रत्येक पटल पर किस प्रकार कार्य किया जा रहा है ये सब चीज़ें आज हुई हैं। आज परिचय का है और आगे अब विस्तृत जो जानकारी है समीक्षा है हम लोग। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी के 2 पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के द्वारा लगाए गए आरोपों पर चिंता जता रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो महिला अपराध को लेकर सरकार की कलई ही खोलकर रख दी। उन्होंने न सिर्फ पुलिस प्रशासन की भूमिका बल्कि उसकी कार्यप्रणाली पर भी तीखे हमले बोले। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा किए गए इन हमलों को लेकर कांग्रेस को बैठे बैठे एक मुद्दा और मिल गया जिस पर कांग्रेस सियासत कर रही है। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के द्वारा गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरह से 500 करोड़ रुपए में धामी सरकार गिराए जाने के षड्यंत्र का खुलासा किया, उसको लेकर उत्तराखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री अब उमेश कुमार और पूरी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। पिछले दिनों रमेश पोखरियाल निशंक ने पत्रकार वार्ता में इस पूरे प्रकरण को गंभीर बताते हुए उमेश कुमार को सवालों के घेरे में रखा और कहा कि प्रामाणिकता के साथ उनको अपनी बात सिद्ध करनी चाहिए थी। वहीं उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाए। अब बीते रोज त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी मैदान में कूद गए और उन्होंने मसूरी में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि उमेश कुमार विश्वसनीय नहीं है, ये प्रकरण बहुत गंभीर है और कहीं ना कहीं महिला अपराध जो बढ़ रहे हैं प्रदेश में उसको लेकर भी वो अपनी ही सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने पुलिस प्रशासन की भूमिका और उसकी कार्यप्रणाली पर तीखे हमले किए हैं। अब इसमें विपक्ष के कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता। विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर हमलावर है सरकार के ऊपर, यदि भाजपा के ही 2 पूर्व मुख्यमंत्री उन मुद्दों की पुष्टि कर रहे हैं तो फिर ऐसे में उत्तराखंड में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और भाजपा हाईकमान को इन सारी बातों का संज्ञान गंभीरता से लेना चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर विकासनगर से है, जहां जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष और जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर तीखा हमला बोला। विकासनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान बिना दस्तावेजों के सदन में सरकार के तख्तापलट को लेकर बयानबाजी की और अगर ऐसा है तो प्रदेश की खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी और सदन में विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लिया। तो वहीं दूसरी ओर रघुनाथ सिंह नेगी ने निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर दल बदल कानून को लेकर उनकी सदस्यता पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडेरी जी, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। दरअसल उनके समक्ष मई 2022 में निर्दलीय विधायक खानपुर से उनके खिलाफ एक याचिका दायर की थी। ये रुड़की के निवासी हैं रविंद्र पनियाला जी। तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने राजनीतिक दल की सदस्यता ले ली है और उसको लेकर के इन्होंने दल बदल कानून के तहत इनको एक जो याचिका दायर की थी। आज 2 साल से ज़्यादा हुए
उस पर कोई कार्रवाई करना तो दूर, जो उनके मातहत अधिकारी उस पर बोलने तक को तैयार नहीं। साथ साथ अनुस्मारक भेजने के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारा इसमें कहना है कि जो रहम दिली है, जो दरिया दिली है उक्त विधायक के प्रति, जिनको सदन में खुली छूट दी गई, इतना अधिक समय दिया गया, जबकि विपक्ष को पर्याप्त समय न दे करके एक गरिमा भी खंडित हुई है। हमारा कहना है कि ये जो दरिया दिली है, ये जो इको फ्रेंडली मैच हो रहा है, निश्चित तौर पे इस प्रदेश को गर्त में धकेलने का काम किया जा रहा है। तो अगली खबर रानीखेत से है, जहां स्नाकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024 का पहली बार आयोजन किया गया, जिसमें सत्ता और विपक्ष के सांसदों ने शपथ ली। विपक्ष ने सरकार पर कई सवाल दागे और कटाक्ष किया। सत्ता पक्ष ने सभी का जवाब देते हुए विपक्ष पर केवल राजनीति करने का आरोप लगाया। दरअसल संसद का दृश्य नीति निर्माताओं तक अपनी सोच पहुंचाने का जरिया दिखा। निश्चित रूप से इस महाविद्यालय का ये प्रथम प्रयास किया जा रहा है और भारत सरकार के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है, जिसका मुख्य मकसद यह है युवा संसद के माध्यम से विभिन्न महाविद्यालयों में इनको आयोजित करके इस तरह के कार्यक्रम को युवाओं को उससे जोड़ना, युवाओं की समाज के प्रति और एक राष्ट्र के प्रति राजनीतिक सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए क्या सोच हो सकती है, कैसे हम किसी भी राष्ट्र की प्रगति में सहायक हो सकते हैं और उसकी नीति नियंताओं को, नीति निर्माताओं को अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, इसका मुख्य मकसद है। और भारत सरकार चाहती है कि भारत युवाओं का देश है, अधिक से अधिक युवा सोच के व्यक्ति देश की प्रगति में अपना सहयोग दे सकें। इसके लिए जरूरी है कि उनके अंतर्मन में क्या चल रहा है, वो समाज की समस्याओं के प्रति, अपनी राजनीतिक समस्याओं के प्रति क्या सोच रखते हैं और उनका समाधान उनके दृष्टिकोण से क्या है। इस संसद के माध्यम से ये जानना जरूरी है। तो वहीं देश के 10 राज्यों में से 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बसाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे। 28,602 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाले इन शहरों से करीब 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और नियोजित औद्योगिकीकरण के माध्यम से 30 लाख परीक्षा नौकरियां पैदा होंगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खुरपिया को स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। 1002 एकड़ में बनने वाले औद्योगिक शहर में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, वन निर्माण और फैब्रिकेशन उद्योग में 6,180 करोड़ के निवेश की संभावना है, जिससे प्रदेश के 75,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि देश के अंदर जो 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहे हैं, उसमें से खुरपिया फार्म भी जो है हमारा, जो लगभग 1200 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर दे दी है। और लगातार हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब भी उनका दौरा होता था तो इस बारे में लगातार हम लोगों ने उनसे बात की थी और उन्होंने पहले ही हमको आश्वस्त किया था कि उत्तराखंड के अंदर एक कॉरिडोर खुलेगा। इससे जहां रोजगार की, जहां उद्योग तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इसमें एक बड़े रोजगार की भी संभावना हमारे लिए रहेगी। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ आएगा और ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि राज्य बनने के बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा वन टाइम का। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर चमोली से है, जहां फूलों की घाटी मार्ग पर फंसे यात्रियों को एसडीआरएफ ने गदेरा सकुशल पार कराया। फूलों की घाटी यात्रा मार्ग पर गदेरे में जलस्तर यात्रा ज्यादा होने के कारण यात्रियों को गदेरा पार करने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और वैकल्पिक पुल का निर्माण करते हुए वहां पर मौजूद सभी यात्रियों को सकुशल गदेरा पार कराया। तो वहीं हरिद्वार के नगला खुर्द की ग्राम प्रधान रेशमा को जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने पद से हटा दिया है। रेशमा पर तीसरे बच्चे की जन्मतिथि खुर्द बुर्द कर जन्मतिथि छिपाने के आरोप थे। जांच में आरोप सही पाया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान रेशमा को पद से हटा दिया। हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने तहसीलदार उत्तराखंड और खंड विकास अधिकारी
बहादुराबाद से नगला खुर्द के ग्राम प्रधान रेशमा के दस्तावेजों की जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम हरिद्वार ने ग्राम प्रधान को अयोग्य घोषित कर दिया है। तो राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में ओटी इमरजेंसी भवन के चौथे फ्लोर पर एक युवक चढ़ गया और कूदकर धमकी देने लगा। दरअसल युवक के कुछ इलाज संबंधी कागजात और एक मोबाइल गायब हुआ था, जिससे वो नाराज था। मामले की सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन युवक नीचे उतरने को तैयार नहीं था और बार बार कूदने की धमकी देता रहा। काफी देर बाद पुलिस फायर के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। खबर हरिद्वार से है, जहां जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य खाद्य योजना और राष्ट्रीय खाद्य योजना के जिन राशन कार्ड धारकों ने अभी तक अपने राशन कार्ड का ऑनलाइन सत्यापन नहीं कराया है, वो सभी कार्ड धारक सभी पारिवारिक सदस्यों ने के डॉक्यूमेंट्स जिला पूर्ति कार्यालय, क्षेत्रीय खाद्य कार्यालयों और अपने सरकारी सत्ता गल्ला विक्रेताओं को 15 सितंबर तक दे दे। निर्धारित तारीख तक सत्यापन नहीं करने पर राशन कार्ड और यूनिटों को विभागीय पोर्टल से निरस्त किया जाएगा। ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ये इसका री-केवाईसी का उद्देश्य ये है कि ज्यादातर जो राशन कार्ड धारक हमारे पोर्टल पे डिजिटाइज्ड हैं, उनमें ज्यादातर लोगों के मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स ये फीडेड नहीं है। इसकी आवश्यकता कभी भी किसी समय पड़ सकती है भविष्य में योजनाओं को ध्यान में रखते हुए। इसलिए ये सोचा गया है कि इनका डिटेल फिर से री-केवाईसी के माध्यम से मांगा जाए। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि किसी राशन कार्ड में जितनी यूनिट्स दर्ज होती हैं, उन यूनिट्स में कुछ लोग यहाँ भौगोलिक रूप से नहीं रह रहे होते हैं या डेथ हो चुकी होती है, या फिर कई लोगों की शादियां बेटियों की हो चुकी होती है, वो माइग्रेट कर चुके होते हैं। तो एग्जिस्टिंग राशन कार्ड में जितनी यूनिट दी गई है पूर्व में, वही चल रहे हैं या उनके अलावा कोई परिवर्तन हुआ है, उसकी भी जानकारी हमें री-केवाईसी के माध्यम से मिलती है। इस बात की शिकायत अक्सर मिलती रहती है कि कई लोग इसमें अपात्र रहते हैं। इस पे समय समय पे डिफरेंट निर्देश भी जारी हुए रहते हैं ऊपर से। पूर्व में भी इसमें अपात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान चलाया गया था, जिसके तहत लगभग 12,000 लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर भी किए थे। वर्तमान व्यवस्था के तहत ये इंश्योर किया जाएगा कि जब री-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही होगी तो ज्यादातर इसमें जो लाभार्थी सफेद कार्ड धारक या गुलाबी कार्ड धारक हैं, वो अपने इनकम सर्टिफिकेट भी ले आएंगे, जिससे ये क्लियर हो कि पात्रता के मानकों के अनुरूप हैं या। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रुड़की से है, जहां आज सर्व समाज के लोगों ने जनाक्रोश रैली निकालकर बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ हुई घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर सड़कों पर उतरे और नेहरू स्टेडियम से जनाक्रोश रैली की शुरुआत हुई। मुख्य बाजार से होते हुए नगर निगम सिविल लाइन होते हुए महाराणा प्रताप चौक पर समापन हुआ। रैली में सर्व समाज से युवा, बुजुर्ग, महिलाओं ने हिस्सा लिया और जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान सभी ने एकजुट होकर कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ कोलकाता में हुई घटना को लेकर भी कड़ा रोष जताते हुए सख्त कानून बनाने की मांग की। अति हो गई है अत्याचार की, माँ बहनों के अपमान की घटना कोई भी हो, हिंदू माँ बहनों का अपमान होने लगता है, हिंदू धार्मिक स्थानों पर विध्वंस होने लगता है, हिंदुओं को के संस्थानों पर तोड़फोड़ होने लगती है। संदेश खाली बीता नहीं था कि आज एक डॉक्टर बेटी जो देश का सम्मान करती थी, जो मानवता की रक्षा के लिए कार्य कर रही थी, उसकी विभत्स तरीके से हत्या होती है। और शर्म की बात है, मुझे शर्म आती है ममता बनर्जी की, जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, उनके महिला होने पर जो उसके सबूत मिटाने का प्रयास करती है, जो उस बहन के बेटी के साथ ना खड़ा होकर के उन अत्याचारियों को बचाने का प्रयास करती है। इसके पूरे देश में आक्रोश है, पूरे विश्व में आक्रोश है। उसी आक्रोश के कारण आज ये रुड़की का हिंदू समुदाय मैदान में है। आज सभी महिलाएं भी और
सभी हमारे भाई भी सभी सड़कों पे उतरे हुए हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ दिन पर दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। कोलकाता में जो हमारे डॉक्टर एक बेटी के साथ भी अत्याचार हुआ है, निर्दयता से उसकी हत्या हुई है, और दिन पे दिन ऐसी हत्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। बेटियों का बचाव होना चाहिए और जितने बलात्कारी हैं उन्हें फांसी होनी चाहिए। और बांग्लादेश में जो हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा, हत्याएं हो रही हैं और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो हमारे हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए। इसीलिए आज पूरा हिंदू और सभी भाई बहन सड़कों पे उतरे हैं, आक्रोश रैली निकली है। हम सभी एक हैं, ये हमारी एकता का परिचय। तो अगली खबर रुड़की से है, जहां शासन प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बेलडा का ग्रामीण इरशाद तहसील परिसर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया है। साथ ही भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण के समर्थन में अन्य ग्रामीण भी धरने पर बैठ गए हैं और मांगे पूरी न होने तक भूख हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण इरशाद ने बताया कि बेलडा ग्राम प्रधान कई तरह के भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त है, जिसको लेकर कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं। साथ ही साथ जिला पंचायत सदस्य के द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर चुनाव जीत लिया गया। मैं गांव बेलडा का रहने वाला हूं और मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूं एसडीएम के ऑफिस के पास रुड़की जिला हरिद्वार में। भाई प्रशासन हमारी नहीं सुनना, हाई कोर्ट से आदेश मंगाए थे हमने जिला पंचायत और प्रधानी को हटाने के लिए, लेकिन एसडीएम साहब नहीं हटा रहे। तो दस्तावेज फर्जी है। सपना चौधरी के रुड़की के भी दस्तावेज चल रहे, बारापुर के भी चल रहे और बेलडे के बना दिए। यार एक आदमी के 3 जगह दस्तावेज चले तो ये तो फ्रॉड है ना। 420 है तो इस पर मुकदमा भी हुआ है, लेकिन प्रशासन फिर भी नहीं सुनना हमारी। मुख्य मांगे पेंशन की है, मुख्य मांगे जमीन की है, मुख्य मांगे तालाब की है, बहुत मांगे हैं, लेकिन सुनवाई तो कहीं नहीं हो रही हमारी। तो वही हल्द्वानी दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आपको बता दें कि 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनबुलपुरा में मलिक के बगीचे से अतिक्रमण हटाने को लेकर हिंसा हुई थी, जिसके बाद मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।